अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के बारे में कि एनिमल सेल के कितने पार्ट्स हैं, उनके क्या यूजेस है, मुकम्मल डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो ये है एनिमल सेल, ये डायग्राम है एनिमल सेल का। अब एनिमल सेल होता असल में क्या है? इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एनिमल। जैसे हमने पढ़ा है कि सेल क्या होता है? इट इज़ अ बेसिक फंक्शनल एंड अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इसी तरह इस सेल्स में आ जाता है हमारे पास एनिमल सेल और प्लांट सेल। और एनिमल सेल क्या होता है? इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनिमल्स। जिस तरह इंसानों का बिल्डिंग यूनिट होता है ये सेल, उसी तरह ये एनिमल्स का भी होता है, प्लांट्स का भी होता है। अब आते हैं इसके टाइप्स पर। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आता है इसका कि सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन अ थिन फ्लेक्सिबल आउटर लेयर दैट कंट्रोल्स व्हाट इंटर एंड लीव्स द सेल। अब ये एक थिन फ्लेक्सिबल आउटर लेयर है। ये आउटर लेयर, ये है आउटर लेयर। ये क्या है हमारे पास? ये सेल मेम्ब्रेन है। अब ये क्या इसके क्या यूजेस है? ये काम क्या करती है? काम ये करती है कि ये कंट्रोल करती है कि क्या सेल के अंदर जाएगा और क्या उससे बाहर आएगा। ये इसका कंट्रोल है। अब आता है दूसरा कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म अ जेली लाइक सब्सटेंस वेयर ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड एंड मेनी केमिकल रिएक्शन अकर। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है? ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है। ये जेली लाइक सब्सटेंस ये क्या है? साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सब्सटेंस वेयर ऑर्गेनेल्स आर सस्पेंडेड एंड मेनी केमिकल रिएक्शन हैपन है। इधर जो ऑर्गेनेल्स है वो आर सस्पेंडेड और इधर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं। क्या केमिकल रिएक्शंस अकर। अब हमारे पास तीसरा है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है एनिमल सेल में। ये है न्यूक्लियस। अब ये द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल दैट कंटेन्स डीएनए एंड डायरेक्ट्स ऑल एक्टिविटीज। ये कंट्रोल सेंटर है किसका? एनिमल सेल का। ये कंट्रोल सेंटर है दैट कंटेन्स डीएनए और जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है डायरेक्ट्स ऑल एक्टिविटीज, सारा को डायरेक्ट करती है। डीएनए क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं डीएनए। अब ये होता क्या है असल में? ये डीएनए वो मॉलिक्यूल है जो हर जिंदा मखलूक के सेल्स में मौजूद होता है। अब ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बताता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो बताता है कि जिस्म कैसे बनेगा, मतलब कि बॉडी कैसे काम करेगा, और वालिदैन की जो सिफात होती है, ट्रेट्स होती है, वो औलाद तक कैसे पहुँचेगी। ये किसका काम है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का काम है। अब हमारे पास चारवा है न्यूक्लियोलस, लोकेटेड इनसाइड अ न्यूक्लियस। और ये जो है ना राइबोसोम्स भी प्रोड्यूस करता है, ये न्यूक्लियोलस। अब ये कहाँ पे है? ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है। ये क्या, इसका क्या काम है, क्या फंक्शन है? लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस, और जो फंक्शन है इसका ये है कि ये राइबोसोम्स प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास है पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये जो रेड है ना, रेड ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसके क्या फंक्शन है? ये तो पहला ये पावर हाउस इस सेल का। अब फंक्शन है प्रोड्यूस एनर्जी एटीपी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन। एनर्जी जो है एटीपी, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस एनर्जी को ये क्या करता है? प्रोड्यूस। ये एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी करेंसी है। ये एनर्जी हर तरह के काम जैसे मसल मूवमेंट, प्रोटीन्स बनाना और सेल के ग्रोथ को एनर्जी देने के काम आता है, सेल की ग्रोथ के लिए। तो इसका ये है एडवांटेज जो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। अब
ATP इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं। अब 3 फॉस्फेट ग्रुप्स, उनमें जब आखिरी वाला ग्रुप तीसरा वो अलग हो जाए तो ये एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, जो कि सेल अपने मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करता है। अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा कि रिस्पायरेशन, अब रिस्पायरेशन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। रिस्पायरेशन इस प्रोसेस में सेल्स ग्लूकोज वो ऑक्सीजन को तोड़कर एनर्जी ATP हासिल करते हैं, और इसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 और जो पानी है H2O वो भी बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो भी बन जाता है इस प्रोसेस में, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में। ये रिस्पायरेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें सेल्स तमाम एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी हासिल करता है। अब इक्वेशन इसमें है कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इसमें होता क्या है कि पहले ग्लूकोज फिर प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और प्लस एनर्जी ATP, जिससे एनर्जी हासिल होती है। ATP जो एनर्जी इससे फिर हासिल होती है। अब सिंपल में आप समझ लें कि हम सांस लेकर ऑक्सीजन हासिल करते हैं, और हमारे सेल्स उस ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ मिलाकर एनर्जी ATP हासिल करते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन कहते हैं। अब छठा है हमारे पास जो 6th है वो राइबोसोम्स, बिल्ड प्रोटीन्स नीडेड बाय द सेल। अब जो प्रोटीन्स सेल को चाहिए वही ये बिल्ड करता है, ये राइबोसोम जो है ना, ये प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री है। ये mRNA में मौजूद इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर और एमिनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन्स बनाती है। क्या? ये राइबोसोम्स। DNA में जो DNA है उसमें प्रोटीन्स बनाने की मालूमात होती है, और ये मालूमात न्यूक्लियस से राइबोसोम तक पहुंचती है। राइबोसोम mRNA के कोड को 3-3 कोडन की शक्ल में पढ़ता है। कौन? mRNA से जो कोड आया हुआ है, और फिर tRNA वो हर कोडन के मुताबिक सही एमिनो एसिड लेकर आता है। अब राइबोसोम का काम यहाँ पर ये आ जाता है कि राइबोसोम इन एमिनो एसिड्स को एक के बाद एक जोड़कर प्रोटीन चेन बनाता है। जो प्रोटीन चेन होती है, प्रोटीन चेन वो बनाता है। कौन? राइबोसोम का ये काम है। मतलब कि राइबोसोम्स के तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, और इसके बाद जब प्रोटीन मुकम्मल हो जाए तो जो राइबोसोम होता है वो इसको रिलीज़ कर देता है, इस प्रोटीन को। अब सिंपल में आप समझ लीजिए कि जो राइबोसोम है वो mRNA के हिदायत पर चलकर सही एमिनो एसिड्स लेकर उनको जोड़ता है, और जिससे प्रोटीन्स बनते हैं। अभी जो हमने ज़्यादा पढ़ा कि mRNA, tRNA, इनका क्या काम, हम इनके फंक्शंस तो पढ़ लिए, लेकिन अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि mRNA का फुल फॉर्म है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसका काम क्या है? अब इसका जो फंक्शन है वो हमने बार बार पढ़ा कि ये mRNA ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो DNA से मालूमात लेकर, जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस लेकर राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहाँ प्रोटीन्स बनते हैं। देखो जरा, ये जो DNA है ये तो खुद न्यूक्लियस में ही रहता है, लेकिन जो mRNA है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है ना, वो इसी DNA की मैसेजेस ना वो राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहाँ प्रोटीन बनते हैं। मतलब कि न्यूक्लियस यहाँ पर जो है सुल्तान है, और जो mRNA है उसका मैसेज पहुंचाने वाला उसका कासिद है। अब हमारे पास आ जाता है tRNA, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये इसका फंक्शन जो हमने बार बार पढ़ा, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है
जो सही एमिनो एसिड लेके आता है ताकि प्रोटीन बन सके। यहाँ पर न्यूक्लियस इसको हुक्म दे रहा है कि तुमने सही एमिनो एसिड लेके आने, वरना मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। तो ये सही एमिनो एसिड्स लेके आता है ताकि प्रोटीन्स बन सके। जब राइबोसोम mRNA का जो वो न्यूक्लियस का जो खत लेके आता है वो पढ़ रहा होता है, तो तब ये tRNA उस कोड के मुताबिक एमिनो एसिड्स लेके आता है और प्रोटीन्स बनने में मदद करता है। ये बहुत बड़ा फंक्शन है tRNA ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड का। 7 पे है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको शॉर्ट में ER भी कहते हैं। अब इसमें 2 टाइप्स है। रफ ER, रफ में होता है हैज़ राइबोसोम्स हेल्प्स मेक एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। रफ ER में राइबोसोम्स भी होते हैं और ये प्रोटीन्स को बनाता भी है और ट्रांसपोर्ट भी करता है। और अगला टाइप है स्मूथ ER, प्रोड्यूसेस लिपिड्स एंड डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस। अब ये लिपिड्स प्रोड्यूस करता है और हार्मफुल सब्सटेंस मतलब जो जहरीले सब्सटेंस होते हैं उनको ख़त्म करता है। डिटॉक्सिफाइज का मतलब ये स्मूथ ER ये इसको ख़त्म करता है। अब लिपिड्स क्या है? ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो जिस्म में एनर्जी स्टोर करते हैं और सेल मेम्ब्रेन बनाने में भी मदद देते हैं, काम आते हैं, और इसी के साथ कुछ हार्मोन्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होते हैं। लिपिड्स यानी फैट्स जिस्म के लिए एनर्जी का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है और सेल्स के बाहरी हिस्सों मेम्ब्रेन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, अहम हिस्सा है। क्या? लिपिड्स। अब फॉर एग्जांपल आ गया हमारे पास कि ए फैट्स, ऑयल और वैक्स, और इसी के साथ कोलेस्ट्रॉल भी, वो भी इसके एग्जांपल में आ गया। ये लिपिड क्या करते हैं? सेल्स को एनर्जी देते हैं और उनके मेम्ब्रेन बनाने में, मेम्ब्रेन ये बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब हमारे पास है गोल्गी अपैरेटस। ये मॉडिफाइज पैकेजेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। मॉडिफाइज पैकेजेस, जो पैकेजेस है वो मॉडिफाई करते हैं और क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? प्रोटीन्स और लिपिड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब है लाइसोसोम्स में कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन वेस्ट एंड वॉर्न आउट सेल पार्ट्स। अब इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है जो कि वेस्ट को ब्रेक डाउन करता है और जो वॉर्न आउट सेल पार्ट्स होते हैं उनको भी ब्रेक डाउन करता है। ये देखिए ज़रा, स्टोरेज सैक्स। अब सैक्स का उर्दू में मतलब है थैलियाँ जो किसी चीज़ को महफूज या फिर उसको उठाने में काम आती हैं, वो वाली थैलियाँ। लेकिन बायो में जब हम कहते हैं कि वैक्यूल्स आर स्मॉल स्टोरेज सैक्स, तो इसका मतलब है कि वैक्यूल्स छोटी थैलियाँ हैं जो पानी, वाटर, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट को स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है? वैक्यूल इसको स्टोर करती है। और ये वैक्यूल, ये वाला पार्ट है, ये क्या है? वैक्यूल है। अब हमारे पास आता है सेंट्रियोलिस, हेल्प ऑर्गेनाइज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। डिवीजन का मतलब होता है तकसीम। अब ये सेल डिवीजन वो प्रोसेस है जिसमें एक सेल 2 या ज़्यादा नए सेल्स में तकसीम हो जाता है। ये प्रोसेस जिस्म की ग्रोथ मतलब कि कद के बड़े होने में, रिपेयर और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है ये प्रोसेस, सेल डिवीजन। अब इसमें आते हैं 2 पार्ट्स। पहला होता है माइटोसिस। ये होता है जिस्म की ग्रोथ और जो डैमेज सेल्स है उनकी रिपेयर के लिए होता है, और इसमें एक सेल से 2 एक जैसे डॉटर सेल्स बनते हैं माइटोसिस में। दूसरा है मियोसिस। मियोसिस में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी स्पर्म और एग वो बनते हैं, और इसमें एक ही सेल से 4 जेनेटिकली मुख्तलिफ सेल्स बनते हैं। इसमें सेम बनते हैं 1 से 2, लेकिन वो क्या होते हैं एक जैसे बिल्कुल सेम होते हैं। और मियोसिस में क्या होता है कि
एक ही सेल से 4 जेनेटिकली मुख्तलिफ सेल्स बनते हैं। असल में जो सेल डिवीजन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल मिलकर नए सेल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो जिस्म है वो भी बड़ा होता है, ज़ख्मों की मुरम्मत भी होती है और नए सेल्स भी पैदा होते हैं। ये क्या है? सेल डिवीजन का फंक्शन। अब हमारे पास लास्ट है साइटोस्केलेटन, अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स फाइबर दैट गिव्स द सेल इट्स शेप एंड हेल्प्स विद मूवमेंट्स। ये वो नेटवर्क है, प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क है जो सेल को शेप देता है और उसके साथ हेल्प करता है मूवमेंट्स में। जो मूवमेंट्स वो करता है उसमें भी इसके साथ हेल्प करता है। क्या? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन प्रोटीन फाइबर का एक मजबूत जाल या नेटवर्क होता है जो सेल के अंदर फैला होता है। जैसे नेटवर्क दुनिया में फैला हुआ है उसी तरह ये साइटोस्केलेटन सेल के अंदर फैला होता है। ये सेल को सपोर्ट भी देता है, ये साइटोस्केलेटन सेल को शेप भी देता है, ऑर्गेनेल्स को अपनी जगह पर ही रखता है और सेल की मूवमेंट और अंदर चीज़ों की ट्रांसपोर्ट में भी मदद करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे इमारत का जो अपने लोहे का फ्रेम होता है जो उसे मजबूत भी रहता है और शेप भी देता है, उसी तरह साइटोस्केलेटन एक फ्रेम है जो सेल को शेप भी देता है और उसे मजबूत भी रखता है। सिंपल में कि जो साइटोस्केलेटन वो प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क है जो सेल को सपोर्ट भी देता है, शेप भी देता है और मजबूती भी देता है। हम कब से पढ़ रहे हैं कि प्रोटीन फाइबर, लेकिन असल में ये प्रोटीन फाइबर है क्या? ये प्रोटीन फाइबर्स प्रोटीन से बने हुए बारीक और मजबूत रेशे हैं या फिर थ्रेड्स। ये वो है जो प्रोटीन से बने हो लेकिन वो बारीक और मजबूत रेशे थ्रेड्स हो। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल की क्या खसूसियात है? हैव अ सेल मेम्ब्रेन बट नॉट सेल वॉल। इसका सेल मेम्ब्रेन तो होता है लेकिन प्लांट सेल की तरह सेल वॉल नहीं होता। डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स, और प्लांट सेल की तरह क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। अब यूजुअली हैव स्मॉल वैक्यूल्स। प्लांट सेल की तरह इसका बड़ा वैक्यूल नहीं होता, स्मॉल सा वैक्यूल होता है और कम इन वेरियस शेप्स डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शंस। इनका शेप्स चेंज हो सकता है और वो शेप किस चीज़ पर डिपेंड करता है? इनके शेप चेंज होना इनके फंक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये था एनिमल सेल के बारे में कि एनिमल सेल के कितने टोटल पार्ट्स है और उनके फंक्शंस क्या है। तो इसके बाद हम प्लांट सेल को डिटेल से पढ़ेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे टिकटॉक आईडी को भी ज़रूर फॉलो करें। जज़ाकल्लाहु खैर।